नेबुलाइज़र, पेशेंट बेड, ड्रिप स्टैंड और बैसाखियाँ वगैरह मरीजों की तीमारदारी के लिए मामूली डिपॉजिट पर बिला मुआवजा फराहम किए जाते हैं। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं। तालिब इल्मी के अवाइल में ही अगर उनको समाजी खिदमात की आगाही दे दी जाए तो ये अमली ज़िंदगी में पहुंचकर इस्लाम के वेलफेयर स्टेट के तसव्वुर को हकीकत में बदल सकते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे सोशल इंटर्नशिप के लिए आलमगीर ट्रस्ट का ही इंतखाब करते हैं। इसके अलावा हाई रैंकिंग सरकारी अफसरान को तरबियत फराहम करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपने ज़ेरे तरबियत सरकारी अफसरान को फलाही इदारों का दौरा करवाने में हमेशा आलमगीर ट्रस्ट को अपने इंतखाब में शामिल रखता है। दारुल खिलाफा में कायम कैपिटल ऑफिस 2005 से लेकर अब तक न सिर्फ जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद के गरीबों की दाद रसी बल्कि वतन अजीज के वस्त और शुमाली इलाका जात में आलमगीर ट्रस्ट के फलाही कामों की निगरानी करता है और कैंप ऑफिस का किरदार भी अदा करता है। फलाही इदारे किसी भी मुआशरे का अहम और नुमाया हिस्सा होते हैं। आलमगीर ट्रस्ट ने पिछली 2 दिहाइयों में अपनी खिदमात से न सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे में एक अहम और नुमाया मकाम हासिल किया है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़कर अपने अतियात जमा करवाने में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल का ही इंतखाब करते हैं। मुस्तकबिल के मंसूबों में नुमाया और अहम तरीन मंसूबा एक जदीद कसीरुल मंजिला आलमगीर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की तामीर है। इस सिलसिले में क़ता अराज़ी शहर के वस्त में आलमगीर रोड पर हासिल किया जा चुका है। अब इसकी तामीर का मरहला दरपेश है, लिहाजा इसमें भरपूर ताउन आपके वालिदैन और महरूमीन के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया है। 2 दिहाइयों के तसलसल से कमाया गया ये एतमाद और भरोसा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल को मुसलसल आगे बढ़ने और बढ़ते रहने में मदद दे रहा है। आइए हम सब मिलकर फैले हाथों को थाम लें और जिंदगी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरते चले जाएं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम इंटर्न्स की जानिब से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों वालिदैन को खुशामदीद और जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा नाम ताइबा शोएब खान है और मैं सबा आसिफ। हम ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ और आज की तकरीब के पहले हिस्से की मेज़बानी के फ़राइज़ हम अंजाम देंगे। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल्स में से हमारी इस तकरीब में शिरकत के लिए वक्त निकाला। ताइबा, क्यों ना सबसे पहले हम अपने हाज़रीन को आज के इवेंट के फॉर्मेट से आगाह कर दें। जी हाँ सबा, हाज़रीन, जैसे कि आप हमारे पीछे लगे हुए बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आज की तकरीब हमारी आज की तकरीब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पिछले कई सालों से अपने इंटर्न्स के लिए अलविदाई तकरीब का एहतमाम कर रहा है, लेकिन इस बार ये हमारी खुशकिस्मती और हमारे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के क्रिएटिव डायरेक्टर रेहान यासीन साहब का आइडिया था कि इस तकरीब को 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात में मुनक्किद किया जाए। चनाचे खुद ब खुद हमारी अलविदाई तकरीब में पाक वतन का सब्ज़ रंग गालिब आ गया और दिल जोश से लबरेज हो गए। इसी मुनासबत से हमारी आज की तकरीब 4 हिस्सों या 4 थीम्स पर मुश्तमिल है, जिसकी डिपिक्शन हमारे पीछे लगे हुए बैकग्राउंड से हो सकती है। और वो 4 थीम्स हैं: नज़रिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान, सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। सबा, मेरा ख्याल है कि इतनी ही मालूमात बहुत है और हमारे हाज़रीन इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि उनके लिए इतनी ही मालूमात काफ़ी है। यहाँ आने से पहले हमें सिर्फ इतना मालूम था कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, लेकिन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट से मुंसलिक होने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर चेयरमैन से लेकर पीएन से लेकर डायरेक्टर तक और चौकीदार से लेकर चेयरमैन तक हर शख्स अपना हिस्सा बखूबी निभा रहा है। वो सब तो ठीक है,
लेकिन तुम्हें याद है जब हम लोग फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में गए थे तो वहाँ की हेड मैडम समीना तो कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से अपना काम करती हैं। वाकई हम क्या हंस दिए, तो वो तो जलाल में ही आ गई, बड़ी मुश्किल से मनाया फिर उन्हें। खैर, क्योंकि हम लोग साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमने अपना ज़्यादातर वक्त हेल्थ सेक्टर में गुजारा और ख़ुद को उन लोगों से इतना कनेक्टेड महसूस किया कि मैं क्या बताऊँ। याद है तुम्हें सबा, जब हम रोज़ यहाँ पर 600 लोगों का हुजूम देखते थे और सोचते थे कि यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों को हैंडल किया जाएगा, लेकिन जिस अपनायत और जिस रिस्पेक्ट के साथ उनको 1 बाय 1 फैसिलिटेट किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ था। इन्हीं बातों को सोचकर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। 6 हफ्ते यहाँ पर अपना टाइम देकर खुद को अल्लाह ताला के इतना करीब महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। यहाँ जो मरीज़ आते हैं वो सिर्फ नज़ला, बुखार या खांसी में मुब्तला नहीं होते हैं, बल्कि शदीद क्रॉनिक इलनेसेस का शिकार होते हैं। इन सब बातों पर हम जितना ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करें उतना कम है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र और अपने अम्मी अब्बू का शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच अम्मी अब्बू, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। खुदा की इन्हीं इनायत और लुत्फ़े करम का एहसास हमें जिन लोगों की बदौलत हुआ, उसकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आइए देखते हैं। आज के दौर में सेहत गरीब और नादार लोगों के लिए एक अहम मसला है और यही आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के अव्वलीन मकासद में से एक है। लाखों नादार गरीब मजबूर मरीज अपनी ज़िंदगी की जंग हारते हुए यहाँ आते हैं और कामयाब व कामरान लौटते हैं। ये मरीज़ बिल्कुल मुफ्त इलाज की सहूलियात इंतहाई बावकार तरीके से हासिल करते हैं। यहाँ इनके तमाम टेस्ट, फॉलोअप्स और बड़े अस्पतालों में दाखिले से लेकर डिस्चार्ज तक के सभी मराहिल आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट तय करता है। तकलीफ उठी जो फिर मैं सीधा यहीं लेकर आया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आलमगीर का। मुझे रसोली है, मुझे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का मेरी भाभी की अम्मी ने बताया और मैं यहाँ आई हूँ। इंशाल्लाह मैं सेहतियाब होके जाऊँगी और मेरे तमाम अखराजात आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। आलमगीर वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारा जो है वो लोग अपने खर्च पे उठा रहे हैं। एंजियोग्राफी में मुझे बताया गया कि आपकी एक शरीयान जो है 2 जगह से ब्लॉकेज है। फिर मैं किसी ने मुझे यहाँ का बताया आलमगीर वालों का, मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई है, जिसमें 2,10,000 रुपये खर्चा आया है और सब खर्चा आलमगीर वालों ने उठाया है। पूरे साल में 3 लाख मरीजों को 30 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात आप डोनर्स के ही तावन से मुमकिन हो पाए हैं। इस सिलसिले में डायग्नोस्टिक्स के 3.5 करोड़ रुपए, डायलिसिस सेंटर पर 3 करोड़ रुपए, अद्वियात की फराहमी पर 6 करोड़ रुपए और बड़े अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर 10 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात किए गए। जदीद इक्विपमेंट, काबिल डॉक्टर्स, मुस्तनद और माहिर पैरामेडिकल स्टाफ और बेहतरीन माहौल चैरिटी विद डिग्निटी के कॉन्सेप्ट को सही मानों में उजागर कर रहे हैं। किसी बीमार को राहत देना दुनिया का बेहतरीन अमल है और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट रोज़ाना 600 मरीजों को एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौटा रहा है। आलमगीर हेल्थ केयर सेंटर की बिजी ओपीडी से कैमरामैन मोहम्मद वकास और वॉइस ओवर कंपेनियन सबा आसिफ के साथ मैं ताइबा शोफ खान, ज़ैबिस इंटर्न साउंड 16, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल। इसे देखकर तो मैं बस यूं ही कहूँगी कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तुम्हें पता है ना ताइबा, हमारे कंधों पर वैसे ही इवेंट को ओपन करने की जिम्मेदारी है, ऊपर से जो थीम हमारे हिस्से में आया है वो भी कुछ कम भारी नहीं। वाकई सबा, तुम्हें याद तो होगा कि एक ज़माना था जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर्स 100 से पहले आउट ही नहीं होते थे, और अब तो उसमें से 1 और 0 ही निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है का क्या मतलब है? मतलब अंडा। जो बात है, लेकिन फिक्र ना करो, हम अंडे पर आउट होने वालों में से नहीं। गो के आइडियोलॉजी और नज़रियात का किसी भी माशरे के क़याम में सबसे अहम किरदार होता है, मगर नज़रिया पाकिस्तान तो पूरी एक खुदादाद मुमलिकत का पेश ख़ैमा साबित हुआ है। इसी नज़रिए की सही रूह को अपनी रूह में उतारने के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे मौजूद तरीन मेहमानों में से एक ऐसी शख्सियत आएँ जो आफ्ताब आमद, दलील आफ्ताब की मानंद अपना तारुफ खुद हैं। वो एक माहिर तालीम हैं, स्कॉलर हैं, मुस्तनिफ़ हैं, ड्रामा नगार हैं, कानून दान हैं, साबका चेयरमैन इंटरपोर्ट कराची हैं, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महकमा तालीम हैं।
कई गैर मुल्की और मुल्की प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर और मौजूदा चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं। मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमसे नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कुछ गुफ्तगू करें। आपकी भरपूर तालियों में अनवार अहमद ज़ई। इनके साथ साथ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की नुमाइंदगी करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, मेमन कम्युनिटी के दरख्शंदा सितारा हैं, ओप्लेटा मेमन एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं, कई समाजी और फलाही इदारों की सरपरस्तगी करते हैं और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं। मैं गुजारिश करती हूँ जनाब हाजी पारेख साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमसे कुछ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा पहला सवाल आपसे है। सर नज़रिए पाकिस्तान से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नज़रिया होता क्या है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि कौमों की ज़िंदगी में नज़रिए की अहमियत क्या है। देखो पाकिस्तान से पहले नजरिया पर गुफ्तगू हो गया कि माइक शायद काम नहीं कर रहा। दूसरा सवाल ये मैं आपका माइक उठा रहा। जी मैं यर्ज़ कर रहा था कि ये मुनासिब आपने एहतमाम किया कि नज़रिया पाकिस्तान से पहले नज़रिए पर थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए असल में नज़रिए को मकसूद ज़िंदगी कहिए। मकसूद ज़िंदगी और मकसद ज़िंदगी के हुसूल के तरीक़ेकार को जब मुंज़बित किया जाए तो वो कोई नज़रिया होता है। नज़रिया बुनियादी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का ढंग ढब है। वो कैसे गुजारी जाए उसका तरीक़ा जब हम मुरतब करते हैं और उसके साथ हम अमली मैदान में कदम रखते हैं तो गोया एक नज़रिए को मुदव्वन करते हैं। मगर मुझे यहाँ ये कहना है कि नज़रिए के एतबार से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उनमें से एक हिस्सा वो है कि जिसे आसानी से आप ये कह सकते हैं कि उनका ज़िंदगी गुजारने का अपना ढंग रंग अंदाज़ तो है, लेकिन वो किसी अक़ीदे के ताबे हुए बग़ैर अपने नज़रिए ही को अक़ीदा समझते हैं। दूसरी कबील वो है कि जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग और ढब को महदूद करते हैं, मसदूद करते हैं, दायरे में लाते हैं किसी अक़ीदे के, किसी ईमान के, और उसको फिर राइज करने और रासिख करने और मुंज़बित करने और मुअम्मल करने और अमल की मंजिल तक लाने के लिए जो तरीक़ेकार वज़ा करते हैं वो उनका नज़रिया होता है। यही वजह है कि इस वक्त जितनी भी कौमें दुनिया में हैं वो अपने नज़रियाती एतबार से इख्तिलाफ़ रखती हैं। इक़्तिसादियात के हवाले से अगर ये इख्तिलाफ़ है तो वो नज़रियात पर ही मुश्तमिल कौम होगी और अक़ीदे की तरफ नहीं आएगी। हमारा मामला ये है कि हम पहले मुसलमान हैं और उसके बाद फिर हम किसी भी कौम के रुकन हैं, और ये सारी अक़वाम जब एक लड़ी में पिरो दी जाती हैं और ये दाने एक तस्बीह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये कौमें मिल्लत में ज़म हो जाती हैं। हम मिल्लत के तसव्वुर से नज़रिए के तसव्वुर को हम आहंग समझते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक उस्ताद से बेहतर इस बात को और कोई इलैबोरेट कर भी नहीं सकता था।
सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारी नई नस्ल को, जिससे हम लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप कुछ नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से मुख्तसरन इरशाद फरमाएं। मुख्तसर से मैं मुराद पूछ लूँ या नहीं? 5 मिनट 6 मिनट या क्या, ताकि मैं अपने आप को उसी तरह बस शुरू करें। बस जी, आप शुरू करें सर। अच्छा, शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस फैले हुए और बसीत मौजू को समेटूँ और बहुत जल्द समेटूँ। पहली चीज़ तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस तरह मैंने अभी नज़रिए के ताल्लुक़ से अपनी मारूज़ात पेश की, अपनी फ़हम की हद तक, उसको अगर अब नज़रिए पाकिस्तान पर मुंज़बित करें तो बहुत अच्छी बात, एक जुमला सामने आता है जो क़ायद-ए-आज़म ने अपने खुतबार में से एक खुतबे में कहा था कि जब इस सरज़मीन पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला कदम रखा था तो उसी वक्त दूसरी कौम कायम हो चुकी थी। ये इसलिए कि उसका आना हाकिमियत के लिए नहीं था, इक़्तिदार के लिए नहीं था, दौलत के लिए नहीं था, लूटने के लिए नहीं था, बल्कि कोई पैगाम था, एक आवाज़ थी जो उसे बुला रही थी, और उस आवाज़ को सुनकर वो इतनी दूर से, और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि बरास्ता ईरान, अगर इसको बहुत उम्दगी से किताबों में देखा जाए तो वो यहाँ आया था और बहुत तकलीफ़ दे सफ़र के बाद आया था। तो वो कुछ गस्ब करने नहीं आया था, बल्कि निज़ाम को कायम करने आया था। तो वो निज़ाम के क़याम का जो अंदाज़ था वो नज़रिए की इब्तिदा थी। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूं कि देखिए, बार बार ये कहा, और क़ायद-ए-आज़म ने अपने खुतबात में भी कहा, उनके खुतबे को मुतनाज़ा बनाया जाता है, और वो है 11 अगस्त 1947 का खुतबा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ काबरीन बैठे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इनायत अली ख़ान साहब हैं, दूसरे लोग हैं, लोग उसे मुतनाज़ा बनाते हैं, मैं उसे मुदल्लिल कहता हूँ, इस एतबार से कि जब क़ायद-ए-आज़म ने यह कहा कि हमने 2 कौमी नज़रिए के तहत ये ममलिकत इस्लाम के नाम पर तो हासिल कर लिया, अब यहाँ जो लोग भी रह रहे हैं वो किसी भी मज़हब से मुताल्लिक़ हों, ताल्लुक़ रखें, हुकूमत और सरकार के कामों में वो बराबर का दर्जा रखेंगे, और उनके अपने मज़ाहिब पर किसी तरह भी ज़ख्म नहीं आने दी जाएगी, वो आज़ाद हैं अपनी अपनी इबादत गाहों के में जाने के लिए। तो ये बात तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की फतह के वक्त भी फरमाई थी ना, और यही बात उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़लस्तीन जब गए थे तो ईसाइयों से मुआहदे के वक्त फरमाई थी ना, कही थी ना, तहरीर की थी ना। तो ये इआदा है, इसलिए इसको ये कहना कि वो ये मुल्क एक नज़रिए के या ईमान या अक़ीदे के तहत नहीं हुआ था, बल्कि लादीनियत और लिबरलिज़म के लिए हुआ था, ये इंटरप्रिटेशन मुनासिब नहीं है। दूसरी बात मैं जल्दी से यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि क़ायद-ए-आज़म ने जब मुक़दमा कायम किया था तो उस वक्त ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा दीन, हमारी रसूम मुख्तलिफ़ हैं, तो हम मुतसादिम ना हों किसी से, बल्कि अपने अंदाज में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया था जनाबे वाला कि अंग्रेज़ के जाने के बाद अददी अक्सरियत में अगर जमहूरियत कायम होती तो फिर आप अक़लियत में हमेशा मग़लूब रहते, इसलिए उन्होंने अलग से ये बात कही थी। और इसकी तायद इस तरह होती है कि सर सैयद ने भी 2 कौमी नज़रिए का इशारा किया। उसके बाद 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने भी इस बात की सराहत की। यहाँ मैं जल्दी से इस चीज़ को वाज़े करके अपनी गुफ्तगू को ततम्मे तक लाना चाहूँगा, वो ज़रा नोट कर लें, और ख़ास तौर से ये बच्चे नोट करें, नौजवान, कि अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का खुतबा ज़रा पढ़ तो लें, मतन उसका देख लें। अल्लामा इकबाल का कद बहुत बड़ा, और उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए जो किया वो नज़रिए को मुस्तहकम करने का एक अंदाज़ था। लेकिन 1930 के उनके इलाहाबाद के खुतबे में ये तहरीर है कि शुमाली इलाक़ों में जो कौमें बस रही हैं उन्हें एक अलग से बाइख्तियार सूबाई दर्जा
हिंदुस्तान की जोग्राफिया में दिया जाए ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उस वक्त तक सूबों के लिए दस्तूर बन रहा था जो 1935 में निफाज उसका हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो उससे पहले चाहते थे कि एक बाइख्तियार सूबाई इकाई हिंदुस्तान की जोग्राफिया में आ जाए। याद रखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड टू से। अब जब ये हो गया तो अब दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो दुखी है। वो दुखी ये है कि 1930 तो बहुत बाद में आता है जनाब, 1915 पहले आता है। चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा होते हैं। 1915 में मुस्लिम कॉलेज लाहौर में वो आते हैं और वहाँ वो बज़्म शिबली कायम करते हैं। आज हमने टुकड़ियों में अलग अलग कर दिया ना, कहाँ शिबली? 1914 में उनका इंतकाल हुआ था और 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई थी। 1915 में इस शख्स ने ये जान के कि अब मुसलमान बिखर रहे हैं ज़हनी तौर पर, बज़्म शिबली कायम की और उसने दिसंबर 1915 में 18 साल की उम्र है, ज़रा देखिए उसकी उम्र क्या है, 18 साल की। वो ये कहता है कि शुमाली इलाकों में रहने वाली तमाम अक़वाम को मुकम्मल आज़ादी के साथ खुद मुख्तार मुल्क करना पड़ेगा और हम ये कायम करेंगे, और ये उस वक्त हो सकता है जब हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत से अपने आप को मुनक़ता कर लें। ये उसने 18 साल की उम्र में कहा है। और आखिरी बात यह कि 1933 में जब वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल पम्फलेट लेकर आता है जिसका नाम है नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं, या अभी और या कभी नहीं, उसमें वो पाकिस्तान का नाम पहली मर्तबा देता है। वो कहता है पंजाब का पे, अफ़गानिया का अलिफ, कश्मीर का काफ, सिंध का सीन और बलूचिस्तान का तान, ये पाकिस्तान है। और जब ये पाकिस्तान है तो आज पाकिस्तान वही है जो उसने उस वक्त कहा था, वो नज़रियाती एतबार से आप देख लीजिए इस वक्त की कैफियत जो है। और फिर उसने 1934 में पाकिस्तान के नाम से हफ्त रोज़ा जारी किया और 1934 ही में उस शख्स ने ये कमाल किया कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का इजरा किया और वो हिटलर से जाके मिला और वहाँ जाकर उसे कायल किया। वो तो सूरत हाल बदल गई, वरना नक्शा भी बदला हुआ होता। उसके बाद वो फ्रांस गया जहाँ उस ज़माने में खालिदा अदीब खानम जिलावतनी की बवजू जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी, उनसे मिला और उन्हें कायल किया। उनकी जो किताब है इनसाइड इंडिया, उसमें एक पूरा बाब चौधरी रहमत अली का है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बज़ोर नहीं बल्कि बदलील एक मुल्क हासिल करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ उस शख्स ने किया और 23 मार्च 1940 को उसे लाहौर में नहीं आने दिया गया, बावजूद सिकंदर हयात की हुकूमत ने पीछे रखा। फिर क्या हुआ ये कहानी है, इसको छोड़ दीजिए। आखिरी बात सुन लीजिए, जो पाकिस्तान का नाम दे रहा है, वकालत कर रहा था, वकालत छोड़ के पाकिस्तान की वकालत की उसने। बाद में कश्मीर का मसला भी उसने डिस्कस किया अक़वाम मुत्तहिदा जाके। वो 3 फरवरी 1951 को उसका इंतकाल होता है। 3 फरवरी 1951 को खान साहब कैम्ब्रिज में इंतकाल होता है। 17 दिन तक उसकी लाश सर्द खाने में इसलिए रखी रहती है कि वो लावारिस कहा गया था और 200 पाउंड उसके ऊपर जो खर्च था वो कोई अदा करने वाला नहीं था। 17 दिन। 20 फरवरी 1951 को 2 मिस्री तलबा जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और इनके हिसार में थे, उनको पता चला, वो आए, उन्होंने कहा नहीं हम जानते हैं ये मुसलमान है, 200 पाउंड हम दे रहे हैं। और फिर इनकी तदफीन हुई, लेकिन लावारिस और अमानतन आज भी वो अमानत कैम्ब्रिज में मौजूद है। नज़रिए की तकलीद इस तरह होती है। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ, अब नज़रिए की अमली सूरत। जी जी। और तो आप दोनों से मैं मुखातिब इस वक्त हूँ और जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं उनसे, किसी और से नहीं। 13 और 14 की दरमियानी शब है इस वक्त, 13 और 14 की दरमियानी शब है। गुरदासपुर का शहर है, मशकूर हुसैन याद की तहरीर मौजूद है। एक कमरे में 3 अफराद हैं, एक मशकूर हुसैन याद है, एक उनके ससुर हैं और एक उनकी हमशरे निस्बती जिसको आम ज़ुबान में साली कहते हैं वो है। ससुर ये कह रहे हैं कि शोर मच रहा है, शब खून मारा जा रहा है, लोग आ रहे हैं,
अभी हमें भी ख़त्म कर देंगे जैसे औरों को ख़त्म कर रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है कि हम दोनों को मार दें। लेकिन ये 16 साला जो मेरी बेटी और तुम्हारी हमशिरा निस्बती है, इसके साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम, और ये फ़िक्र हमें मरने के बाद भी हमारी हड्डियों को चटखाएगी। तो ऐसा करो, मेरी बंदूक लो और इस लड़की पर दाब दो ताकि ये ठंडी हो जाए और हम आराम से मर सकें। मशकूर लिखते हैं कि मैंने कहा साहब मेरी सगी बहन न सही है तो बहन, बेकसूर है, मैं इसके ऊपर बंदूक कैसे चलाऊं? उस लड़की ने क्या कहा बेटा? उसने कहा दूल्हा भाई देर ना करें, जल्दी करें, मैं इज्जत की मौत मरना चाहती हूं और अपने खून को उस बुनियाद में शामिल करना चाहती हूं जो पाकिस्तान बनने जा रहा है। यह है नज़रिया पाकिस्तान, यह है नज़रिया पाकिस्तान की अमली दलील कि ज़िंदगी प्यारी नहीं है बल्कि नज़रिया प्यारा है। बेहद शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ताइबा, नज़रिया पाकिस्तान को तो हमने समझ लिया सही से, अब क्यों ना अपने हाजरीन के जज्बात को एक नगमे से गरमाया जाए। बेहतरीन ख्याल है सबा। आप सबके सामने जो एक गीत पेश किया जा रहा है वो लोग फनकार हैं और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। आज का मिनी नगमा जो आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है वो एक कदीम तरीन तहजीब सिंधी तहजीब का अक्कास है। शायरी आली जी की है, मौसीकी नियाज अहमद की। ये गीत असल में तो अलन फ़कीर ने गाया है, लेकिन आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगी कि बाग अली चांडियो इसको सुनाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में बाग अली चांडियो। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करने के लिए मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मैं अपने इदारे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे मिली नगमा गाने का मौका दिया। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े जीवन सागर में, ओ साहिल उबरा बीच भंवर में एक नया इम्कान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतनी मुश्किल राह गुज़र में, इतनी मुश्किल राह गुज़र में, ओ इतने कठिन दुश्वार सफ़र में एक नया इंसान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। एक दिन सारी दुनिया कह दे, एक दिन सारी दुनिया कह दे,
ओ तूने इस धरती के रस से एक नया इंसान दिया, तूने पाकिस्तान दिया। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह। शाह लतीफ़ से बरकत पाए, शाह लतीफ़ से बरकत पाए। ओ अल्लाह ने और औली की दुआएं, जिनको वतन ने मान दिया, तूने पाकिस्तान दिया। हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, Everybody clap. हो अल्लाह। बंद है यार ये तो। माइक दे दो, मुझे दे दो। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। नहीं सर, अभी बैठा। हाजी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। प्रोफेसर साहब ने तो बहुत अच्छे तरीके से उजागर कर दिया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो क्या नज़रिया था आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का कि इतना कामयाब और इतना बड़ा इदारा वजूद में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ कामयाब तब होती है जब नीयत साफ़ हो, लगन हो। तो बस ये इदारा भी जिस तरह शुरू हुआ है, एक लगन, कुर्बानी के साथ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में कि खिदमत करनी है। आज कोई ऐसा शोबा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके अंदर आलमगीर शामिल नहीं है। और आप दुनिया के अंदर किसी भी ममालिक के अंदर चले जाएं, कोई भी पाकिस्तानी आपको वहाँ मिलेगा, तो आप उसे जब भी बात करें आलमगीर को, चाहे उसका रब्ता हुआ हो या ना हुआ, लेकिन वो जानता ज़रूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर के जो लोग हैं सारे, उनकी एक ही नीयत है कि काम, और उसी नीयत का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सूरत में देता है। जिस मकसद के लिए इस तकरीब को मुनाकिद किया गया है, अब उस हिस्से की तरफ आते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों से कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे इंटर्न्स को सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दें। सर, आप दोनों स्टेज के दरमियान में तशरीफ लाएं। इनके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगी रेहान साहब, शमीम साहब, निसार साहब और शकील साहब से कि वो भी स्टेज पर आएँ और इंटर्न्स में शील्ड और सर्टिफिकेट्स तकसीम करें। अब मैं अपने साथी इंटर्न से गुजारिश करूंगी कि जैसे ही उनका नाम पुकारा जाए वो 1 बाय 1 स्टेज पर आते जाएं। अच्छा, कृष्णा चनानी, असफंद यूनुस, अहमद रज़ा, असद अयूब। सबा एक सेकंड, वो आ तो जाए। शुक्रिया कर दो, शुक्रिया कर दो। बोलो बोलो। मेरी गुजारिश है, याहिया पोलानी साहब बैठे हुए हैं, स्टेज पे तशरीफ़ लाएं प्लीज़। जनाब याहिया पोलानी साहब, चेयरमैन मेमन खिदमत फोरम। हमज़ा तारिक खान, एहसन खान, फैज़ान इमरान, मरियम तारिक, मुस्फिरा अब्दुल्ला। इसके साथ साथ मैं हमारे स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगी मीज़ान बैंक का कि उन्होंने हमारे इंटर्न्स की पजीराई के लिए सोवेनियर्स की स्पॉन्सरशिप दी। नहीं ना, वो आई नहीं अभी तक, कहाँ से लगा? मुजना कामरान, अबीर जावेद, किरण मोहम्मद इदरीस, अब्दुल राफे, अस्का फारूकी, साद मोहम्मद खान, असद रज़ा तेजानी, हफ्सा आसिफ, सलमान हनीफ,
मोहम्मद फ़ारूक खान, वरीशा आमिर, हमने यहाँ पर अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो इन सब की पजीराई के लिए मैं चाहूँगी आप सब लोग क्लैप करें। बस खत्म हो तुम्हारी लाइन है ना, अभी रुक जाना, भी बोलेंगे तो मेरी लाइन है ये। मैं तहे दिल से मीज़ान बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम इंटर्न्स की पजीराई के लिए सवेनियर्स और इंटर्नशिप फराहम की।